हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को अनपेड सेलर पढ़ाया था। होप सभी को समझ में आया हुआ जितना हम पढ़े थे। राइट स्टार्ट किया था, ओनली पॉइंट सेट बताया था, ओवरऑली बता भी दिया था एंड बोला था सभी को पढ़ने के लिए अनपेड सेलर के बारे में। बच्चों, अनपेड सेलर की मैंने मीनिंग तो बताया था, साथ में 4 पॉइंट्स बताए थे अबाउट द अनपेड सेलर। कब तक एक सेलर को बच्चों अनपेड सेलर बोला जाता है। पहली चीज तो बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन सेक्शन 45 में बताया था। ये एक्चुअली बच्चों व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, जब तक टोटल प्राइस पेड नहीं हुआ होगा, or where a negotiable instrument is received but the payment is not made due to the degener of the negotiable instrument. It is given in section 45 of the Sale of Goods Act 1930, where the whole of the price is not paid or where a negotiable instrument is received but the payment is not made बच्चों due to the degener of the negotiable instrument. ये था आपका पहला 2 लाइन जो डेफिनेशन में लिखा था। इससे हम क्या समझते हैं? द सेलर रिमेन्स अन अनपेड सेलर वेयर एनी पोर्शन ऑफ द प्राइस बच्चों रिमेन्स अनपेड एंड ही एंजॉयज ए नंबर ऑफ राइट्स बच्चों ओवर द बायर ड्यू टू बच्चों बायर ने अभी तक पेमेंट नहीं किया। बट वंस बायर बच्चों पेमेंट कर देता है, द सेलर लूजेस हिज ऑल राइट्स बच्चों अगेन द बायर एज एन अनपेड सेलर। क्लियर? Again I told you बच्चों about 2 more thing about the unpaid seller where the goods are sold बच्चों and there is a period of credit. In that case बच्चों seller becomes an unpaid seller only when बच्चों when जब the due date बच्चों हो जाएगा और when that period of credit is expired. So where goods are sold and there is a period of credit, in that case the seller is not known as बच्चों अनपेड सेलर। ही बिकम्स अन अनपेड सेलर ओनली बच्चों आफ्टर द ड्यू डेट। तो अगर 1 मंथ के बाद आपको पेमेंट देना है तो 1 मंथ के बाद अगर 1 मंथ हो गया उसके बाद मुझे अनपेड बोला जाएगा। अगर आपने पेमेंट नहीं दिया, दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड वन मोर थिंग आई टॉट यू बच्चों, व्हेन देयर इज ए गुड व्हेन गुड्स आर सोल्ड with a condition बच्चों attached to the sale, then only after the fulfillment of that condition fulfill हो गया। नाउ अगर आपने पेमेंट नहीं किया, बायर रिमेन्स अनपेड रह रहा है, तो बच्चों इन दैट केस ऑल्सो द सेलर इज नोन एज अनपेड सेलर। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों अनपेड सेलर। सो सिंपल वर्ड्स यू कैन राइट बच्चों, द सेलर, द अनपेड सेलर इज नोन एज दो सेलर whose any portion of the price बच्चों still remain बच्चों not paid, or if any portion of the price is not paid to the seller, that seller is known as unpaid seller. It is mentioned in prescribed in section 45 of the Sale of Goods Act 1930. Clear? Now हमने उसके बाद पढ़ा था what are the rights of the unpaid seller, and I taught you बच्चों there are 2 rights overly enjoyed by the unpaid seller. That right against the goods एक था, right against the buyer एक था। Then if we see बच्चों हम देखते हैं right against the goods, we again found बच्चों हमें देखने को मिल we again find बच्चों right against the goods can be of 2 types. When the property in goods बच्चों is passed from seller to buyer, or where the property in goods is not passed from seller to buyer. So right against the goods again are of 2 types. When the property in goods is passed from seller to buyer, or where the property in goods is not passed from seller to buyer. क्लियर बच्चों? इसी के साथ मैंने आपको और एक चीज बताया था बच्चों, राइट अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द बायर में हम लोग बोल सकते हैं बच्चों राइट टू स्यू फॉर द प्राइस, हम प्राइस के लिए उसे स्यू कर सकते हैं। सेकेंड थिंग बच्चों राइट टू स्यू फॉर द डैमेजेस, उसको डैमेज के लिए पैसा मांग सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट बच्चों राइट टू स्यू फॉर द इंटरेस्ट, अगर इतने दिनों तक मेरा पैसा ब्लॉक होकर रहता है तो हम उसे इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। सो दीज आर द 3 राइट्स बच्चों विच अन अनपेड सेलर हैज और एंजॉय बच्चों अगेंस्ट द बायर। क्लियर? सो देयर आर 2 ओवरऑल राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। समझ में आया बच्चों? तो फर्स्ट वन इज राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड बच्चों दूसरा है आपका राइट अगेंस्ट द बायर। तो हम लोग पढ़ रहे थे राइट अगेंस्ट द गुड्स।
तो राइट अगेन जो गुड्स है बच्चों, उसमें भी अगेन हमने पढ़ा था 3 पॉइंट्स है, जैसे राइट टू लीन, नहीं राइट अगेन द गुड्स में बच्चों फिर हमने 2 कैटेगरी पढ़ा था, व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड और वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स बच्चों इज नॉट ट्रांसफर्ड। सो वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड में फिर 3 कैटेगरी थी, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, और थर्ड पॉइंट था बच्चों राइट टू रीसेल। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स बच्चों इज नॉट ट्रांसफर्ड, आप नोट्स देख सकते हैं, वहां पे मैंने बोला था राइट ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ गुड्स। सो यू हैव ए गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग द बच्चों अनपेड सेलर्स राइट्स, इतने सारे पॉइंट्स में मार्क में मिल जाएंगे। ओवरऑल द राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, आपका राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट अगेंस्ट द बायर। क्लियर बच्चों? सो बच्चों राइट अगेंस्ट द गुड्स में फर्स्ट जो पॉइंट है वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड, एंड सेकेंड है वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड। तो वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड में बच्चों अगेन 3 पॉइंट्स है, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। इन सभी को बच्चों यहाँ पे जो लिखा है कि आपको पढ़ते वक्त शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन या समझने में मुश्किल हो सकता है, पर आई एम टेलिंग यू बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बस उन्हीं चीज़ों को याद रखें जो आपको समझ में आए, उसी से आपका चलेगा और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हैं जो थोड़े कन्फ्यूजन करते हैं, और उनको अगर मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ तो बहुत बड़ा ही आंसर हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों पहला था वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड, तो उसके अंदर राइट ऑफ लीन बच्चों सभी को मालूम है, राइट ऑफ लीन बच्चों सेक्शन 47 से 49 में आपको बताया था। तो राइट ऑफ लीन क्या है? लीन इज द राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स बच्चों अंटिल द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स इज नॉट क्लियर, इज क्लियर। क्लियर बच्चों? लीन इज द राइट, हमने पढ़ा था पेमेंट में, लीन इज द राइट, सपोज ये चीज आप लोगों ने मुझसे खरीदा है, आप पेमेंट दे दिए हो या पेमेंट नहीं दिए हो, यहाँ पे तो पॉइंट पेमेंट नहीं दिए, अनपेड सेलर पेमेंट नहीं दिए बच्चों, पर ये मैंने आपको बेच के बिल बना दिया, पर आप लेके नहीं गए, मैंने बोला पेमेंट कर दो ले जाओ, आपका ही सामान है आप ले जाओ पेमेंट करके, पर आपने पेमेंट नहीं किया, तो मेरे पास राइट है बच्चों राइट ऑफ लीन। अब आप बोलोगे सर वो तो मालिक है वो ले सकता है, हाँ ले सकता है, पर पेमेंट नहीं किया ना, कैसे ले सकता है? पेमेंट जब तक नहीं करेगा कैसे ले सकता है? मेरा हक है। जैसे कि आज जो अपना मोबाइल फ़ोन मुझे रिपेयर करने देते हो, मैंने रिपेयर कर दिया, उसका रिपेयर चार्जेस 100 रुपये हुआ, मैं आपको बोला भैया 100 रुपये दो, आप मोबाइल ले जाओ, आप मोबाइल लेने आए हो, आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं, मैं कल दूंगा, कल आप मुझे मोबाइल दे दीजिए, मैं बोला नहीं ठीक है कल देना, कल ले जाना, आज क्यों दूंगा ना। आप बोलोगे सर मेरा 1 लाख का मोबाइल आप क्यों नहीं दोगे? भैया मैं 1 लाख के मोबाइल को भी 100 रुपये के लिए रख सकता हूँ, क्योंकि मेरा पेमेंट क्लियर नहीं हुआ एंड ये मेरा हक भी है, हक भी है। अगर इतना ही चाहिए तुम पेमेंट लाके दे सकते हो, समझ में आया? क्योंकि पहले से तो हमारे अंदर एग्रीमेंट नहीं था कि हम सामान खरीद के बाद में पेमेंट करेंगे, तो मैं रख सकता हूँ, दैट इज राइट ऑफ लीन। तो आप समझो, ऑनर आप हो, सामान मेरे पास है, आप बोले हो पेमेंट करोगे पर पेमेंट नहीं किया, तो मैं पैसा जब तक नहीं मैं रख सकता हूँ। तो लीन इज अ राइट टू रिटेन और डिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स अंटिल बच्चों द पेमेंट इज क्लियर, जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होता। एंड बच्चों यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, लीन कैन बी एक्सरसाइज, लीन को कब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? जब बच्चों व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी पीरियड ऑफ आपका पीरियड, या हम जो टाइम बोलते हैं, मैंने गुड्स बेचा पर टाइम नहीं है, पर यही पॉइंट आपको थोड़ा कंफ्यूजन करेगा। सपोज गुड्स बेचा है पर टाइम नहीं है, तो मैं बोलूँगा रीजनेबल टाइम के बाद मैं गुड्स रख लूँगा, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। आप सोचोगे रीजनेबल टाइम के बाद कैसे गुड्स रखूँ, गुड्स तो बेच चुका हूँ, गुड्स तो उसके पास होगा, फिर लीन कैसे करूँगा? लीन तो मतलब ये है ना, मेरे पास सामान है मैं उसको ले लूँगा, मैं आपको नहीं दूंगा, दैट इज लीन बच्चों। तो एक्चुअली बच्चों समझो, मैंने तुमको गुड्स बेचा है, आपने पेमेंट नहीं किया, आप इंसॉल्वेंट हो गए, मुझे मालूम पड़ा आज आप इंसॉल्वेंट हो गई, मेरे से सामान आपने जरूर खरीदा है, आप ऑनर, फिर भी मैं ये गुड्स नहीं छोड़ूंगा, आपको नहीं दूंगा। तो ये पॉइंट को याद रख लो, व्हेन बायर बिकम इंसॉल्वेंट। और इनकेस बच्चों मैंने यही पॉइंट आपको एक्चुअली रियल लगेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर है बच्चों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर मतलब मालिक तुम हो चुके हो, तो बेसिकली गुड्स आपके पास ही होगा, बाई चांस मेरे पास होगा तो मैं गुड्स नहीं दूंगा जब आप पेमेंट नहीं करोगे। तो ये पॉइंट एक है।
तो उसको मीनिंग लिख सकते हो। पर यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, वेयर द गुड्स आर सोल्ड विद एनी विदाउट एनी रीजनेबल टाइम, विथ रीजनेबल टाइम। तो विदाउट एनी रीजनेबल टाइम मतलब रीजनेबल टाइम के बाद यहाँ लॉ में लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट नहीं मिलता तो मैं गुड्स नहीं दूंगा, या रीजनेबल टाइम लिखा है तो एक्सपायर हो गया टाइम, तो टाइम एक्सपायर होने के बाद, रीजनेबल नहीं फिक्स टाइम लिखा है तो टाइम एक्सपायर होने के बाद फिर मैं गुड्स रख लूंगा, गुड्स आपको नहीं दूंगा। या मुझे मालूम पड़ा आप इंसॉल्वेंट हो गए तब भी मैं गुड्स आपको नहीं दूंगा। तो बच्चों इन तीनों में कंफ्यूजन यही होगा कि ऑनर तो आप हैं तो गुड्स डेफिनेटली आपके पास होगा। हाँ बाई चांस मेरे पास हो गुड्स एंड मुझे मालूम आप मुझे पेमेंट नहीं दे रहे, सपोज मैंने बोला ठीक है पेमेंट लाके तो ले जाओ, तो वहां पे हम रीजनेबल टाइम लिख सकते हैं। इसका मीनिंग वही इंडिकेट कर रहा है, वेयर देयर इज नो स्टिपुलेशन ऑफ टाइम। तो टाइम नहीं है भैया, शाम तक पैसा लाओ अपना सामान ले जाओ, क्लियर। पर अगर वो शाम तक पेमेंट नहीं देता तो मैं सामान अपने पास रख लूंगा, दैट इज द राइट अगेन द गुड्स, उसका गुड्स हम रख सकते हैं। एंड हमें शाम तक मालूम पड़ा वो बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो इन दैट केस ऑल्सो वी रिटेन द गुड्स। इन दोनों को याद रखो। सो लीन इज द राइट टू रिटेन और डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ डिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स until the payment is cleared, in respect of the goods is cleared। सेकेंड पॉइंट बच्चों आपको बताते हैं, सेक्शन 48 में क्या बोला जाता है, implies that right of lien बच्चों is invisible in nature। right of lien बच्चों invisible in nature होता है। so the buyer is not entitled to claim delivery of a portion of goods। lien बच्चों invisible होता है, दिखाई नहीं देता। अगर मेरा दोस्त आपका दोस्त सामान मेरे पास है तो आप अगर एक का पैसा देकर बोलोगे तो दूसरा मुझे दे दो, तो वो भी नहीं होगा, नहीं होगा। जब तक आप 2 चीज खरीद चुके हो तो दोनों को आप नहीं पेमेंट करोगे। पहले कंप्यूटर खरीद लिया, बाद में बोलते हो भैया पैसा नहीं, सीपीयू मुझे दे दो, हम मॉनिटर बाद में लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो इट इज इनविजिबल इन नेचर एंड बच्चों बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम बच्चों पार्ट डिलीवरी। प्रोपोर्शनेट प्राइस, आधा प्राइस देगा भैया 10,000 ले लो, मुझे आधा दे दो, फिर 10,000 कल दूंगा, कल दे देना, ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर बच्चों। सो दिस राइट बच्चों इज लिंक्ड विद द पोजीशन, ये पोजीशन के साथ जुड़ी हुई है, क्लियर। तो सेक्शन 47 तो आपको लिख देता है बच्चों कि लीन इज द राइट टू रिटेन और डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स। सेक्शन 48 लिखता है बच्चों इट इज इनविजिबल इन नेचर एंड बायर कैन नॉट क्लेम फॉर द पार्ट गुड्स बाय मेकिंग द पार्ट पेमेंट। लिखा है जो लॉ में वो लिखना पड़ेगा। एंड बच्चों 49 आपको बोलता है द राइट ऑफ लीन इज लिंक्ड विद द पोजीशन एंड बच्चों अगर पोजीशन चले गया लीन इज लॉस्ट। ये आप समझ पाए होंगे, समझ जाओगे। अगर मेरे पास ये सामान नहीं है, आपके पास जा चुका है, मैं सेलर हूं आप बायर हो, तो दिस राइट ऑफ लीन, अगर ये सामान जा चुका है तो मैं लीन राइट को नहीं रख सकता। लीन राइट इज पॉसिबल विद द पोजीशन। इफ आई डू नॉट हैव एनी पोजीशन ऑफ द गुड्स तो मैं लीन नहीं कर सकता, आपके पास जाके छीन के नहीं ला सकता। So 49 ये बोल रहा है राइट ऑफ लीन बच्चों इज लिंक्ड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स। इफ देयर इज नो पोजीशन देयर इज नो राइट ऑफ लीन इज गिवन इन सेक्शन 49। So whatever it may be, section 47, 48 and 49 deals with the right of lien. It is the right of the unpaid seller against the goods। हुआ मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आए फिर से समझ जाओगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अनपेड सेलर्स राइट। दिस राइट इज ओवरऑली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द बायर। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउ राइट अगेंस्ट द गुड्स, क्लियर। द राइट अगेंस्ट द गुड्स इज अगेन डिपेंड्स ऑन बच्चों 2 categories, is again dependent on 2 categories, where the property is passed, where the property is not passed। where the property is not passed बच्चों वेरी सिंपल है, बट where the property is passed थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सो बच्चों क्लियर करता हूं ध्यान से। सो where property is passed में फर्स्ट राइट है राइट ऑफ लीन। तो राइट ऑफ लीन बच्चों इज डिस्क्राइब, इज प्रेस्क्राइब बच्चों, नॉट डिस्क्राइब, हाँ बोल सकते हो, इज डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 47 to 49। 47 में बच्चों बोला जाता है राइट ऑफ लीन का मतलब बच्चों लीन इज द राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स until the payment in respect of the goods is not cleared, that is the right of lien। but when this right is exercised where the goods is sold without any stipulation time, goods बेचा गया है टाइम बिना, and where there is a stipulation time and the time is over, or where the buyer become insolvent। so these 3 condition is attached to the बच्चों आपका right of lien। पर एक बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा
कि सर आप बोल रहे हैं कि गुड्स बेचा गया है बिना टाइम के, तो टाइम ओवर, एक रीजनेबल टाइम के बाद गुड्स रख लेंगे, या गुड्स बेचा गया एक समय के लिए, एक समय होने के बाद अगर पेमेंट नहीं दिया तब भी तो हम गुड्स रख लेंगे, या गुड्स बेचा है पर बायर पेमेंट नहीं दे पर हमें मालूम पड़ा बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो हम पैसे गुड्स रख लेंगे। पर यहाँ पे गुड्स किसके पास होगा, किसके पास होगा, हमारे पास ना उसके पास, हमारे पास होगा। दैट इज 48-49 में लिखा है। तो 48 में लिखा है बच्चों, राइट ऑफ लीन इज इनविजिबल नेचर एंड इफ बायर वांट्स टू कलेक्ट द पार्ट ऑफ द गुड्स बाय पेइंग द पार्ट पेमेंट। बच्चों ये मेरी लाइन को याद रख लो, इसी को लिख देना। इफ 48 में लिखा है बच्चों, implies that it is invisible in nature and if buyer wants to collect the part of the goods by making the part payment it is not possible। एंड 49 फाइनली ये कंक्लूजन कर दे रहा है, दो आपके मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। द राइट ऑफ लीन इज कनेक्टेड विद, इज लिंक्ड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स। इफ द पोजीशन इज स्टिल इन द हैंड ऑफ द सेलर देन द राइट ऑफ लीन इज पॉसिबल। एंड वंस द पोजीशन इज बच्चों लॉस्ट, if the seller बच्चों अनपेड सेलर loses the बच्चों पोजीशन, मतलब गुड्स चला गया आपके बायर के पास, then right of lien can't be exercised। तो 47, 48 जो बोल रहा था 49 ने उसको क्लियर किया। if you read the first 47 योर मीनिंग कैनॉट बी क्लियर। बच्चों ये मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप और कोई भी टीचर यहाँ नॉर्मली पढ़ाते तो 47 पढ़ा देते एंड आप उसको फिर भी नहीं समझ पाते, एंड मुझे हमेशा बोलते थे, मुझे भी कंफ्यूजन होता पढ़ने में। 47 में बस लीन का मीनिंग पर लिखा है, लीन इज द राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। मेरे पास हक है गुड्स का पोजीशन रख लूं जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। पर बच्चों ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, मालिक आप हो, मालिक मैं नहीं हूं, आप ही हो। क्लियर, मैंने आपके नाम पे चीज कर दिया पर आपने पेमेंट नहीं दिया, ऐसे भी होता है। क्लियर बच्चों, ये राइट कब होगा, व्हेन देयर इज नो स्टिपुलेशन टाइम। अगर टाइम नहीं है तो हम एक समय के बाद आपसे गुड्स रख सकते हैं, या अगर टाइम है बच्चा एक दिन के बाद आपको डिलीवरी हो जाएगा, पेमेंट आप कर देना, आपका गुड्स आपके नाम पे है। तो वो टाइम एक्सपायर के बाद भी अगर पेमेंट नहीं हुआ तो भी हम रख सकते हैं। एंड जब अगर मालूम पड़े कि उसी टाइम के अंदर तुम इंसॉल्वेंट हो गए तो हम कभी नहीं देंगे गुड्स, तुम्हारा होने पे भी नहीं देंगे, क्योंकि हम रखेंगे, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो तीनों पॉइंट कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए बच्चों 48 लिखा गया, इट इज इनविजिबल इन नेचर एंड बायर चाहे तो आधा पेमेंट देके भी ले नहीं सकता, ऑनर हो तुम फिर भी आधा पेमेंट देके ले नहीं सकते, ये 48 में लिखा है। एंड 49 बच्चों क्लियर कर दे रहा है कि ये सिर्फ पॉसिबल है जब तक पोजीशन मेरे पास होगा, सेलर के पास होगा। जब सेलर से पोजीशन नहीं होगा तो वो राइट ऑफ लीन नहीं कर सकता। मतलब गुड्स तुम्हें बेच चुके हैं, तुमने किसी भी तरह से किसी रीजन से पेमेंट नहीं किया है तो गुड्स हम आपको नहीं देंगे। दैट इज बच्चों हुआ राइट ऑफ लीन, बट ये मोस्ट प्रोबेबली हमेशा नहीं होता होगा। देन बच्चों राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। बच्चों ये सेक्शन 50 से 52 में लिखा है, इतना एक्सप्लेन नहीं करा, सिंपली बता रहा हूँ बच्चों। द सेकेंड इंपॉर्टेंट राइट विच इज एंजॉयड बाय द अनपेड सेलर इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, बच्चों राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में। द सेकेंड इंपॉर्टेंट राइट विच इज एंजॉयड बाय द अनपेड सेलर इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स इज द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स को रास्ते में रोकने का बच्चों राइट। क्लियर? It means that unpaid seller may stop the बच्चों further transit of goods। सपोज हम आपको गुड्स भेज रहे हैं, आप पेमेंट नहीं, एक बार मैंने भेजा आपको गुड्स, दूसरी बार भेज दिया, आपने पहली बार का पेमेंट भी नहीं दिया, दूसरी बार भी गुड्स जा रहा है, मेरे को मालूम पड़ा कि आप पेमेंट नहीं दे रहे, तो मैं नहीं दे रहे मतलब मैं उसको रास्ते में रोक दूंगा। ऐसे बच्चों यही तो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो टर्म है बच्चों दैट इज प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। मैंने आपके नाम पे सामान कर दिया है ना, आपके नाम पे करके बेच दिया है, बेचने के बाद अगर आप पैसा नहीं देते तो बच्चों क्या हो जाएगा, बोलो, वो गुड्स को रास्ते में रोक दिया जाएगा। समझ में आए कि नहीं आए? जब अमेजन या फ्लिपकार्ट एक सामान भेज रहा है, आपको ओनरशिप देके भेज रहा है, सामान पे आपका ओनरशिप नाम हो गया, आपके नाम पे कार्ड वगैरह सब बन के आ रहा है, फिर अगर आप नहीं पेमेंट करते तो वो आपको नहीं गुड्स देता, गुड्स को घर के पास आके भी रोक देगा, नहीं देगा। पेमेंट नहीं दोगे तो पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी में नहीं दोगे तो वो नहीं देगा, तो रोक देगा रास्ते में। समझ में आया कि नहीं है?
तो दैट इज बच्चों राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये कब पॉसिबल है, व्हेन द सेलर मस्ट बी अनपेड, सेलर को पेमेंट नहीं किया होगा, द सेलर मस्ट आधा पेमेंट दिया होगा, आधा पूरा पेमेंट नहीं दिया होगा। यहाँ पे बच्चों बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी नहीं होगा, या बच्चों प्रॉपर्टी पास हो चुका है, जो वो छोड़ो, ये पढ़ने की जरूरत है, ये वाला पॉइंट आप छोड़ देना। द पेमेंट इज नॉट मेड, पार्टली पेमेंट क्लियर हुआ, पार्ट नहीं हुआ, या बायर इंसॉल्वेंट हो गया। तो मुझे जब मालूम पड़ा बायर इंसॉल्वेंट हो गया, गुड्स मेरा जा रास्ते में, तो मेरे अंडर में जा रहा है, मेरे रिस्क में, तो मैं उसको गुड्स को रोक लूंगा। इनफैक्ट डिलीवरी पेमेंट हुआ होगा पर मुझे टोटल पेमेंट नहीं मिला होगा, तो गुड्स को मैं रोक सकता हूँ। नेक्स्ट बच्चों राइट ऑफ रीसेल, सेक्शन 54 में लिखा है, इन एडिशन टू दी बच्चों राइट ऑफ लीन, या आपका राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट है बच्चों। लीन तो मेरे पास गुड्स रख दिया, स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट मतलब रास्ते में गुड्स अटका दिया। द अनपेड सेलर बच्चों हैज ऑल्सो गॉट अनदर राइट बच्चों, दैट इज नोन एज राइट ऑफ रीसेल। सो इट डिपेंड्स अपॉन द बच्चों टाइप ऑफ गुड्स, सर्कमस्टांसेस, किस प्रकार का गुड्स है, किस प्रकार का सिचुएशन है। सो समटाइम द अनपेड सेलर बच्चों इफ डू नॉट रिसीव हिज मनी बच्चों, and by informing the buyer about that he is going to sell the goods, if the payment is not made within a particular period, he can resell the goods, but notice must be given। नोटिस दोगे भैया आप, अगर मुझे, और नोटिस आपके पास पहुंचना चाहिए कि भैया आप अगर 24 आवर्स के अंदर नहीं बताओगे तो मैं रीसेल कर दूंगा, तो मैं रीसेल कर सकता हूँ। दैट इज द राइट ऑफ रीसेल। इनफैक्ट यू आर द ओनर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरा पैसा नहीं मिला हुआ। और यहाँ पे वैसा कोई गुड्स नहीं होगा कि जिसपे ओनरशिप तुम्हारे नाम का होगा, ऐसा नहीं होगा, बस तुम ओनर हो। ऐसे नहीं कि जैसे गाड़ी खरीदते वक्त ओनरशिप चेंज होता है, वो गाड़ी वाले के लिए नहीं बोल रहा, दूसरी चीजों के लिए वो, समझ में। गाड़ी खरीदने वक्त कंपनी तो तुम्हारे नाम पे गाड़ी कर देती है, ओनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो तो आरटी ऑफिस से होता है, तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करके देगी। तो जो भी हो बच्चों, in addition to the right of lien and right of stoppage of goods in transit, the another right enjoyed by the बच्चों unpaid seller is the right of resale। बस इतना ही लिखना, he can stop the goods in transit, he can retain the goods, and by giving a notice of resale he can resell the goods। कब रीसेल करेगी, when the goods is of perishable in nature, gooड्स का लाइफ बहुत कम होगा, अगर मैं उसको अटका के रखूंगा तो लॉस हो जाएगा, लास्ट में तुम लोगे भी नहीं, अभी तो पेमेंट नहीं करी, जब खराब सामान दूंगा तुम पेमेंट करोगे नहीं करोगे। When the goods is of बच्चों perishable in nature, when the बायर के पास राइट ऑफ लीन और ट्रांजिट भी होगा, मैंने ट्रांजिट में रोक दिया, लीन अपने पास भी है, मैंने दोनों राइट है। अब तीसरा राइट, वो अगर सामान नहीं ले रहा पेमेंट देके, तो मैं उसको रीसेल कर दूंगा, बट बाय गिविंग ए नोटिस। ओके, कब होगा, व्हेन बायर मेक्स ए डिफॉल्ट। तो आपको जो पॉइंट ठीक लगे आप इसमें से अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख देना, मैंने बड़ा लिखा है तो आपको जो पॉइंट ही लिख देना। दैट इज राइट ऑफ लीन हुआ, स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट हुआ, आपका रीसेल हुआ। These are the points बच्चों mentioned under when the property is goods, property in good is transferred। Now बच्चों when the property in goods is not transferred, बच्चों प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ। So where the property in goods is not transferred to the buyer बच्चों, the unpaid seller has the right ऑफ विथ होल्डिंग द डिलीवरी। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ, गुड्स मेरे पास है, मैं डिलीवर कर रहा हूं, तो मैं उसको रोक लूंगा, डिलीवरी को रोक लूंगा, दूंगा ही नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी सिंपल, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ तो गुड्स मेरा है, तो मैं उसका मालिक हूं, एक तो गुड्स का मालिक मैं हूं, एक दूसरी पेमेंट नहीं हुई है, तो आपके पास पोजीशन होने से क्या होगा, मेरा पेमेंट भी नहीं हुआ, मालिक भी हूं, तो मैं आपसे वो गुड्स ले सकता हूं, या अगर गुड्स में भेज रहा हूं तो मैं उसको बच्चों रोक लूंगा। पर यहाँ पे रोक लूंगा, विथ होल्डिंग द डिलीवरी बोला है, अभी तक नहीं बोल रहा कि गुड्स आपके पास है, अगर गुड्स मेरे पास है होल्डिंग डिलीवरी। आप बोलोगे सर अगर गुड्स उसके पास है, आपने ये तो नहीं बताया अभी तक दोनों राइट। हाँ बच्चों, गुड्स उसके पास है तो मैं क्या राइट रखूंगा, मैं उसे बस बोलूंगा पेमेंट दे पेमेंट दे पेमेंट दे। गुड्स उसके पास है तो बच्चों आई डू नॉट हैव द राइट अगेंस्ट द गुड्स। इफ एनी वन ऑफ यू, इफ ऑल ऑफ यू मुझे अच्छे से सुन रहे हो एंड कंफ्यूजन में नहीं रह रहे, आप पढ़ के क्लियर कर सकते हो तो आपको समझ जाओगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट बच्चों राइट अगेंस्ट द गुड्स। तो गुड्स जब तक मेरे पास है, मैं सेलर हूं, तो मैं राइट अगेंस्ट द गुड्स एक्सरसाइज कर सकता हूं। अगर गुड्स आपके पास है तो उसके चाहे पेमेंट हुआ हो या ना हुआ, मालिक तो आप हो गए ना, और ये तो पेमेंट नहीं हुआ होगा, तभी तो अनपेड सेलर हूं मैं।
अगर गुड्स आपके पास है बच्चा, तो सेकेंड राइट हो जाएगा राइट अगेन द बायर। और पहले टू राइट्स, राइट अगेन द गुड्स, राइट अगेन द बायर। अगर गुड्स आपके पास है तो मेरे पास राइट अगेन द गुड्स नहीं रहेगा, राइट अगेन द बायर रहेगा। अगर आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अभी तक गुड्स मेरे पास कैसे था, उसके पास कैसे नहीं था। तो इसका मतलब अगर इफ वी मूव टू द बिगनिंग बच्चों, वी कैन से बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे एज पर द लॉ लिखा है राइट अगेन द गुड्स, राइट अगेन द बायर। बच्चा राइट अगेंस्ट द गुड्स कैन बी एक्सरसाइज्ड, पूरी बात को मेरा सुनना पड़ेगा। राइट अगेंस्ट द गुड्स कैन बी एक्सरसाइज्ड टिल द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द सेलर। जब तक गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द सेलर होगा तब तक बच्चों राइट अगेन द गुड्स हो पाएगा। हमने जो राइट अगेन द गुड्स, राइट अगेन द बायर, बच्चों राइट अगेन द गुड्स में 2 पॉइंट, व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, व्हेन द प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर्ड, या प्रॉपर्टी इज पास्ट नॉट पास्ट। तो दोनों केस में बच्चों गुड्स मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ द सेलर, दैट इज व्हाई ही कैन enjoy the right of lien, he can enjoy the right of stoppage of goods in transit, and in addition to the lien and transit, बच्चों उसने गुड्स रास्ते में रोक के अपने पास रख लिया तो he can enjoy another right of resale। एंड अगर बच्चों प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ एंड गुड्स मेरे पास है तो मैं बहुत अच्छे से रोक सकता, डिलीवरी दूंगा ही नहीं। When the property is not transferred, the right of withholding of delivery मैं दूंगा ही नहीं। सो दीज अब शायद आपको समझ में आया वाई राइट ऑफ लीन वगैरह में कंफ्यूजन हो रहा था। एवरी पॉइंट में बच्चों प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड हो या नॉट ट्रांसफर्ड हो, दीज आर द राइट अगेन द गुड्स, एंड गुड्स अभी तक मेरे पास ही है, आपके पास नहीं पहुंचा। इफ गुड्स बच्चों वंस आपके पास पहुंच जाता है, नाउ आई लॉस माई ऑल राइट्स अगेन द गुड्स, देन I have the right बच्चों, I have right है मेरे पास, but against you, against the buyer. Now move to the बच्चों right of the unpaid seller against the buyer. This is again classified into 3 categories: right to sue for the price, right to sue for the damages, right to sue for the interest. So under a contract of sale बच्चों, the property in the goods has passed from seller to buyer or to the buyer. समझ में? एंड द गुड्स हैव एक्चुअली बच्चों कम इनटू द पोजीशन ऑफ द बायर। तो वंस द गुड्स कम इनटू द पोजीशन ऑफ द बायर, नाउ सेलर कैन एंजॉय ओनली वन राइट, दैट इज द राइट अगेंस्ट द बायर, नॉट राइट अगेंस्ट द गुड्स। तो अगर गुड्स तुम्हारे पास आ जाता है, हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, चाहे सेल हो चाहे एग्रीमेंट टू सेल हो, आपका गुड्स बायर के पास आ जाता है। गुड्स विथ ऑनरशिप आता है सेल में, गुड्स सिर्फ आता है एग्रीमेंट टू सेल में, हाँ ऑनरशिप नहीं आता, बाद में आता है। तो जो भी हो, वंस द गुड्स कम इन द पोजीशन ऑफ द बायर बच्चों, द सेलर कैन एंजॉय, द अनपेड सेलर कैन एंजॉय ओनली वन राइट, दैट इज द राइट अगेंस्ट द बायर। So in that case, the seller बच्चों, unpaid seller can sue the buyer, can file a case against the buyer, can force the buyer to pay for the goods, to pay for the price of the goods. ओके, जो भी उसका प्राइस होगा वो मांगेगा। एंड ही कैन स्यू फॉर द प्राइस बच्चों व्हेन बायर नोइंगली रिफ्यूजेस टू पे फॉर द गुड्स। स्यू क्यों करूंगा, बस मांगूंगा। स्यू फाइल क्यों करूंगा केस तभी करूंगा बच्चों तब जब तुम रिफ्यूज करोगे पेमेंट देने को, इग्नोर करोगे, ब्रीच करोगे, मेरी बात को काटोगे। इन दैट केस आई डोंट हैव एनी ऑप्शन बच्चों, नहीं बचता मेरे पास, आई समझ में, एंड आई फाइनली move to the court to file a case against you and sue you for the price. Clear? The right to sue for the damages for non-acceptance. So suppose goods मैंने आपको भेज दिया, आपके पास पहुंच गया, पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, so in that case ये सेल हुआ है फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर, ठीक है, तो उस गुड्स को मुझे रिटर्न ले लिया, आप सपोज नहीं ले सकते, आपकी एबिलिटी भी नहीं है, मैंने गलती से दे दिया, तो आपके पास पहुंच गया। नाउ वेयर द बायर रॉन्गफुली या जान के बच्चों रिफ्यूज टू पे फॉर द गुड्स, द सेलर क्या करे, गुड्स तो ले लेगा, तो ही हैज नो राइट टू डिमांड फॉर द गुड्स। अगर गुड्स खराब होते तो पैसा मांगेगा डैमेजेस, अगर गुड्स खराब नहीं होता तो ही कैन डिमांड फॉर
द डैमेजेस जो उसने ट्रांसपोर्टेशन खर्च का, लोडिंग अनलोडिंग किया, इतना जो उसका पैसा बच के वेट होके रहा, उसके लिए वो चार्ज कर सकता है। सो इफ बायर बच्चों wrongfully neglects, जानबूझ के neglects to accept the goods, refuses to accept the goods, so the seller बच्चों may sue him for the damages but not for the price of the goods। goods का प्राइस नहीं, अगर goods डैमेज हो गया उसकी वजह से, बायर की वजह से, तो goods के लिए भी पैसा मांगेगा। अगर पेरिसेबल गुड्स भेजा है, उसके पास पहुंच के वो गाड़ी को आगे नहीं एक्सेप्ट कर तो उसका ही प्राइस मांगेगा। बट बेसिकली यह पॉइंट है, वो तो राइट फॉर द परस्यू फॉर द प्राइस, पहला वाला पॉइंट पढ़ चुके हैं। हियर तो अगर वो नहीं लेता तो आई हैव द राइट टू बच्चों स्यू हिम फॉर द डैमेजेस, नॉट फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। एंड द लास्ट राइट, आप शायद सभी को समझ में आ रहा है, आप मेरी तरह घर पे बैठ के ऐसे क्वेश्चन को खुद ही खुद डिस्कशंस करें या मेरी इस क्लास को फिर से और एक बार मांग के सुने, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, राइट to sue for the interest. So in case where buyer refuses to accept the payment and the seller is forced to बच्चों sue him for the price हो या damages हो या both price as well as the damages हो, मैं गुड्स के लिए पैसा मांगूंगा और मेरा जो डैमेजेस हुआ इसके लिए मांगूंगा, एंड फाइनली इसको कोर्ट जाना पड़ा केस करने के लिए। सो इन दैट केस बच्चों उसको जितना डैमेजेस मिलेगा, कोर्ट घूमने के लिए उसको जो खर्च मिलेगा, प्राइस ऑफ द गुड्स मिलेगा, along with बच्चों he can sue him for the interest if by sending goods, by delivering goods to the buyer and just because of the buyers wrongfully by intentionally do not accept the goods, and मेरा जो इतने दिन तक बच्चों my capital is blocked just because of your order की वजह से, so I can sue you for the interest। मेरा इतना दिन जब पैसा लॉस हुआ, अगर वो पैसा मेरा, अगर सपोज 10 लाख का सामान आपको भेजा है और 10 लाख रुपए बैंक में ही रख देता या किसी और बिजनेस को देता सामान, तो मुझे उससे प्रॉफिट मिल जाता, इंटरेस्ट मिलता। मेरा जो 1 महीना 2 महीना 6 महीना तेरे पास लटका रहा 10 लाख रुपए, फिर कोर्ट से केस करके मुझे मिला 10 लाख रुपए का, मुझे कम से कम 50,000 या 30,000 या 40,000 इंटरेस्ट जो मिलता साल का 6 महीने का, उसके लिए भी आई कैन स्यू यू। सो बच्चों दीज आर द राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर एंड दिस राइट्स इज वेरी एसेंशियल। बच्चों अगर ये राइट्स सेलर को नहीं दी जाएगी तो बायर सेलर का नाजायज फायदा उठा लेगा। जस्ट एज बच्चों यू हैव द राइट टू pass order, collect the order in time, examining the order, then you are liable for the payment। so जब तक आप लोग सब कुछ देख नहीं देते तब तक आप पेमेंट नहीं करते। वैसे बच्चों सेलर जो अपनी ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपना इन्वेस्टमेंट करके इतना गुड्स आपके पास भेज रहा है, तो डेफिनेटली ही मस्ट एंजॉय ए गुड नंबर ऑफ राइट्स, नॉट ओनली अगेंस्ट यू बच्चों बट ऑल्सो अगेंस्ट द गुड्स। इफ द पोजीशन इज आपके पास, देन ही हैज ओनली वन राइट, दैट इज अगेंस्ट यू, which is again of 3 types: for the price, for the damages, for the बच्चों interest। and if the possession उसके पास है and ownership transfer हो गया है, so on the basis of ownership is transferred or not transferred, if transferred then right of lien, right of stoppage of goods in transit and right to resell, या उसके साथ जब नहीं ट्रांसफर होता है तो holding the delivery of goods। So this is all about बच्चा अनपेड सेलर। सो ओवरऑली सबको समझ में आया राइट अगेंस्ट द गुड्स क्या है, राइट अगेंस्ट द बायर क्या है। राइट अगेंस्ट द गुड्स तुम यहाँ पे लिख देना एक लाइन, नहीं तो आपको फ्यूचर में शायद समझ ना आए, कभी पढ़ोगे तो। राइट अगेंस्ट द गुड्स कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स इज विद द बच्चा सेलर, देन ही कैन एंजॉय द राइट अगेंस्ट द गुड्स। बट इफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स इज बच्चा ट्रांसफर टू द बायर, तब क्या होता है, सेलर ये राइट खो देगा एंड ही कैन एंजॉय द सेकेंड राइट, दैट इज द राइट ऑफ द राइट अगेंस्ट द बायर। आई डोंट थिंक कोई भी राइट खराब है बच्चों। पहली बात तो अगर आप पेमेंट नहीं दोगे तो मैं गुड्स दूंगा ही नहीं, अटका लूंगा और गुड्स को अपनी मर्जी से बेच दूंगा या डिलीवरी नहीं दूंगा, किसी और को दे दूंगा। सेकेंड चीज बच्चों, ये बेस्ट ऑप्शन है और आपसे कोई बिजनेस नहीं करूंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मजबूरी है तो वो अलग बात है, मेरी तो मैं आपको बिजनेस नहीं करूंगा आपके साथ। बट राइट अगेंस्ट द बायर जो है ये भी अलग चीज है बच्चों। जब गुड्स दे चुकी हैं एंड बायर नहीं दे रहा तो आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन अगेंस्ट एक्सेप्ट बच्चों टू स्यू यू फॉर द प्राइस
to sue you for the damages and to sue you for the interest. So this is all about the unpaid seller. Clear? So seller is known as unpaid seller बच्चों जब तक any portion of the payment is not cleared or where a negotiable instrument is received but the payment is not cleared just due to बच्चों detenure of the instrument, that is known as unpaid seller. In that case he has given certain rights. That rights are of two types, against these goods, against the buyer. Against the goods को अगर याद रख लोगे सर क्यों जब ये एंजॉय होता है, जब तक पोजीशन मेरे पास है, ऑनर तुम। एंड राइट अगेंस्ट द बायर कब होगा, जब गुड्स ऑनरशिप पोजीशन दोनों तुम्हारे पास जा चुका है, देन होगा राइट अगेंस्ट द बायर। क्लियर बच्चों? होप सारे बच्चों को समझ में आया है। किसी को भी डाउट है फिर से पूछो या इस क्लास को फिर से मांग सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नोट्स पढ़ते वक्त अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे तो फर्स्ट थिंग आपको जो पॉइंट्स याद रख रहे हैं, ठीक लग रहे हैं जिनको, उसको याद रख लो, बाकी को छोड़ दो फिलहाल के लिए। फिर 2-4 घंटे के बाद या कल उठ के दूसरे पॉइंट्स को पढ़ना एंड फोकस, गिव योर अटेंशन ओनली दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जिसको नहीं समझ में आए तो आप समझ जाओगे, अगेन नहीं समझ पाए तो मुझे पूछ लेना। जो आपको समझ में आया उसको समझ लो, जो पॉइंट नहीं आया उसको आप छोड़ दो, पहले बाकी को समझ के याद रख लो एंड बाद में उसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे डिस्कशन सोचो कि ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्यों लिंक नहीं हो रहा। अगर नहीं आया तो मुझे पूछना। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बच्चों, आपका हो रहा है, ये हुआ आपका अनपेड सेलर। क्लियर बच्चों? फाइनली आपको एडवाइस दे रहा हूँ, रेगुलर होमवर्क देता हूँ, अभी ट्रायल बैलेंस दे रहा हूँ करने के लिए, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। लास्ट क्लास में शायद मैंने कौन सा 7-8 या कौन सा दिया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्राई करो 9-10, क्वेश्चन नंबर 9-10 ट्रायल बैलेंस करके मुझे कल भेजना। इसको पढ़ो, अब तक जो पढ़े उसको याद रखो। मैं एग्ज़ाम करवाऊंगा बच्चों, आप शायद भूल चुके होगे बहुत कुछ, तो मंडे को एग्ज़ाम करते हैं फिर से। एंड आपका एग्ज़ाम होगा, आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों जो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके साथ अनपेड सेलर। तो ये प्रेजेंट क्वेश्चन भी रहेगा, आप पढ़ोगे एंड प्रीवियस 2 क्वेश्चन रिवीजन के लिए। इतना बच्चों सभी पढ़ोगे। एंड मैं आपको फिर से आज खुद ओपन ले आके बोल रहा हूँ बच्चों, जितने भी बच्चों को मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई नो कुछ स्टूडेंट्स बदमाशी कर रहे हैं, पर मैंने बोला है, अभी बार बार टीचर को बोलना अच्छा लगता नहीं। एज यू नो बच्चों, एज यू आर लायबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर पेरेंट्स प्रॉपर्टी, जैसे आपका दायित्व है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, जैसे आपकी वो ड्यूटी है, वैसे ही बच्चों ये आपके सर की प्रॉपर्टी है। एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू बच्चों, आशा नहीं करूँगा कि आप कोई भी बच्चे इस वीडियोस को किसी को शेयर या किसी को बच्चों अपने पास डाउनलोड करके फर्दर किसी को ट्रांसफ़र करेंगे। जो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ उसको पढ़ो, पूरे कंप्लीट तक पढ़ो, नोट्स पढ़ो। इफ़ एनी अगर फर्दर डाउट रहता है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं, पर मुझसे बच्चों फिर से क्लास लेके अपने लिए जितना आप कोशिश करोगे पढ़ सकते हो। अगर वैसे इफ़ यू फील बच्चों कोई आपका फ्रेंड है जो नीडी है, उसको ज़रूरत है, इतना नीडी है, तो ही कैन टॉक टू मी, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उसको वैसे भी वीडियोस दे दूंगा, क्लासेस दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा देने में। बट यू डू नॉट हैव एनी राइट किसी को देने के लिए, तो इसे फॉलो करो, ये आपका ड्यूटी है। क्लियर? अच्छे से पढ़ाई करो। इस क्वेश्चन अगर कोई समझ नहीं पाया तो मुझे पूछो। कोई भी बच्चों एक बार वीडियोस खोलोगे तो उसको ऑफ नहीं करोगे, लास्ट तक यूज करोगे, और किसी को शेयर नहीं करना, किसी को भी शेयर नहीं करना, ना कोई वीडियो डाउनलोड करना है। जिसको चाहिए तो उसमें अगर इतने पढ़ने की चाहत है, अगर वो इतना पढ़ने वाला बच्चा है, तो डेफिनेटली उसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सुनूंगा एंड मैं उसको खुद हेल्प करूंगा। तुम जानते भी हो मैं करता हूँ, पर तुम लोग बदल जाते हो, टीचर नहीं चेंज होते, अच्छे टीचर कभी नहीं चेंज होते, बाकी टीचर की बात मुझे मालूम नहीं, आई नो मैं सही हूँ। तो सभी बच्चे पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और होमवर्क करेंगे 9-10 ऑफ ट्रायल बैलेंस। कल मुझे दोगे,
सो दैट कल अगर हुआ तो मैं कुछ और होमवर्क दूंगा विद आपको दे दिया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विथ बच्चों अनपेड सेलर का क्वेश्चन मंडे का एग्जाम। अगर इसमें से कुछ डाउट रहे तो मुझे कल क्लास फिर से ये ले सकते हो, मैं इसको दे दूंगा, नहीं तो ग्रुप में आना से भी टाइम दूंगा मैं, उसमें आके मुझसे डिस्कशन करके पूछ लेना। सो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, टेक केयर।